हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, उसका जो ज़रिया होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ही कहीं से इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं और इसको हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं। अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो उससे हमने हाथ फ़ौरन अपना खींचना है वापस, ये भी चीज़ न्यूरॉन ही बताते हैं सारा कुछ। तो इसी ये जो हमारी लर्निंग हो रही होती है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही होती है, इसी चीज़ की हमने एक कॉपी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। उसके अंदर भी हम यही वाली एनालॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसी तरह हम लोग पैटर्न्स और नेटवर्क्स बनाते हैं। तो अगर हमने उस चीज़ को समझना है तो उससे पहले हमें ये न्यूरॉन किस तरह काम करता है बायोलॉजिकली, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब न्यूरॉन समझने के लिए ये यहाँ पे उन्होंने न्यूरॉन का एक वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिक सा, कि न्यूरॉन क्या क्या होता है, डायग्राम बनाई हुई है। सबसे पहले आप ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। ये जो दरमियान में ये जगह आप देख रहे हैं, इसे न्यूरॉन लिखा हुआ है, लेकिन इसे सेल बॉडी कहते हैं। ये हमारी सेल बॉडी होती है। और उसके बाद यहाँ से ये जो एक्सोन होता है, ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से मूव करके आगे जा रही होती है। अब क्या होता है, ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन थी वो रिसीव की। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया और वो बहुत ज़्यादा चीज़ गर्म थी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमारे डेंड्राइट्स ने रिसीव की। फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सीधा चली गई सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी ने इस इन्फॉर्मेशन को फिर प्रोसेस किया। यार अब हमने इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है, ठीक है गर्म चीज़ थी, हाथ लगा लिया, अब क्या। अब जो सिंपल रिस्पॉन्स है, ये यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कहेगा ठीक है, अब जो हमारा मैसेज बने वो ये बनेगा कि हमने कहना है कि अपना हाथ वापस खींच लो फ़ौरन, क्योंकि आप किसी गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया हुआ है। अब ये जो मैसेज इसने बना दिया, ये यहाँ से ट्रैवल होता जाएगा। ये पाथ है, ये एक्सोन है जो इसको ट्रैवल करवाएगा, ठीक है, इस पार्ट को एक्सोन कहते हैं। अब फिर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये किस्म का एक आउटपुट बन चुका है, ठीक है। क्या हो गया, हाँ। यहाँ पे पहुँचने के बाद अब इस चीज़ ने आगे कम्युनिकेट करना है, यानी इस चीज़ ने आगे मैसेज पहुँचाना है अगले न्यूरॉन को, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कहते हैं कि एक और न्यूरॉन बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये वाला जो न्यूरॉन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसने आपका जो हाथ आपने पीछे खींचना है, जो रिफ्लेक्स होगा आपका, उसको मेक श्योर करना इस वाले न्यूरॉन का काम है। अब उसको मेक श्योर करने के लिए इसके पास मैसेज आना ज़रूरी है कि यार अपना हाथ आपने पीछे खींचना है, चीज़ गर्म है। तो उसके लिए इससे मैसेज भी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ और इसके यानी इसका एक्सोन और इसका डेंड्राइड्स, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। इन दोनों के दरमियान में गैप होता है। जो भी मैसेज होता है वो उस गैप के अंदर चला जाता है, और उस गैप के अंदर जाने के बाद जो भी उसके रिस्पेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं वो खुद ब खुद ही उसे रिसीव कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ यही न्यूरॉन बैठा हुआ है, यहाँ पे और सारे न्यूरॉन्स भी बैठे हुए हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसे कि एक स्मोकर है, उसका पैटर्न बन चुका है कि उसने जब भी खाना खाना है ना, उसके बाद उसने सिगरेट पीनी है, हमेशा उसने सिगरेट पीनी है। अब अगर अल्लाह ताला क्या करते, अल्लाह ताला ये जो एक्सोन था और ये जो डेंड्राइट्स थे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते, तो क्या होता कि अगर हमारी बचपन में जो भी आदत बनती ना, वो आदत हमारे मरने दम तक रहती। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा आदत बनी कि जैसे ही खाना खाया उसने सिगरेट पी, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते। तो अब ये पैटर्न टूट ही नहीं सकता कि जब आपने खाना खाना उसके बाद आप सिगरेट पियोगे ही पियोगे, ये आपका पैटर्न है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं रखा। अल्लाह ताला ने इसके दरमियान गैप डाल दिया कि और भी न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा न्यूरॉन कहता है कि अगर आपने खाना खा लिया तो मसला नहीं, आप सिगरेट ना भी पियो, हम कुछ और कर लेते हैं, हम लोग वॉक पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जो पैटर्न बन चुके होते हैं हमारे, यानी जो हमारी जिनको हम आदतें कहते हैं, वो ये होता है कि ये जो हमारा ये वाला, उसके स्मोकर के केस में ये वाला जो पैटर्न था ना, ये स्ट्रॉन्ग था। लेकिन चूंकि यहाँ पे गैप है, तो हम इस पैटर्न को तोड़ के इस वाले न्यूरॉन को भी हम दे सकते हैं अपना मैसेज, ठीक है। तो इससे हमारा ये पैटर्न टूट जाएगा कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा और वो वॉक्स पे चला जाया करेगा, और इस तरह उसकी आदत छूट जाएगी। तो ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने वही बात की हुई है कि एक्सॉन डजंट टच द डेंड्राइट्स। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, वो यहाँ पे तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले आप देखें, आपकी आपका न्यूरॉन है, ये वाली जो जगह है ना, आप इसको इस तरह लें कि ये आपका वो है सेल बॉडी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आउटपुट सिग्नल, ये आपका एक्सोन है, और ये जो आपके इनपुट्स हैं ये सारे डेंड्राइट्स हैं। किस तरह? यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल होकर एक आउटपुट बन रहा है। तो ये वही सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जितने भी इनपुट्स होंगे ना, यहाँ ये हमारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। वही वाली एक हम घर की भी एग्जांपल लें तो घर के वॉशरूम्स कितने, घर में बेडरूम्स कितने, और ये इस तरह की चीज़ें, यानी ये इंडिपेंडेंट होगी। आगे एग्जांपल्स आती रहेंगी। हाँ, यहाँ पे अब उसने आउटपुट की हमें एग्जांपल दी, वो बताइए कि आउटपुट किस तरह की हो सकती है। कॉन्टीन्यूस हो सकती है, यानी आपकी एक रेंज है, मिसाल 5 से लेकर 10 के दरमियान, तो इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कॉन्टीन्यूस हो सकती है। बाइनरी फॉर्म में हो सकती है,
कि येस और नो में, यानी या तो ये बिल्ली है या ये नहीं है, ऐसा, यानी या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। उसके बाद अलावा कैटेगोरिकल भी हो सकती है, यानी ये इस कैटेगरी में जाती है, इस कैटेगरी में, जिस तरह हम क्लस्टर्स वगैरह बनाते होते थे, इस तरह की कोई भी आउटपुट वैल्यू हो सकती है, उसकी टाइप्स उन्होंने बता दी हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर कैटेगोरिकल आउटपुट होगी तो हमारी जाहिर सी बात है, एक कैटेगरी तो नहीं होती, हमारी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। हमारी कैटेगरीज थी सनफ्लावर्स की और रोज़ फ्लावर की और जैस्मीन की। तो हमारी 3 कैटेगरीज़ के हमारे पास फ्लावर थे, तो जब भी एक फ्लावर आएगा हम उसको क्या पता जैस्मीन वाली कैटेगरी के अंदर डालें, फिर हम किसी को रोज़ वाली कैटेगरी में डालें, किसी को हम सनफ्लावर वाली में डालें, मतलब आउटपुट मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे फिर, यानी Y1 Y2 Y3 आ जाएगा। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वेट। वेट क्या होता है? वेट की भी हमने पहले इस तरह की पिछले लेक्चर्स के अंदर चीज़ें देखी हैं। वेट बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे हम वही वाली एनालॉजी लेते हैं कि यार एक हम लोग, हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स का डाटा है, उसके अंदर है कि उनका स्टडी टाइम है हमारे पास और स्लीप टाइम है। स्टडी टाइम में यानी एक स्टूडेंट 7 घंटे पढ़ रहा है, एक 8 घंटे पढ़ रहा है, एक 4 घंटे पढ़ रहा है। स्लीप टाइम में 7 घंटे पढ़ने वाला 6 घंटे सो रहा है, 8 घंटे पढ़ने वाला 5 घंटे सो रहा है, 4 घंटे पढ़ने वाला 12 घंटे सो रहा है। इनका ये यानी इतना कि चल रहा है। अब हम कहते हैं कि जो 7-8 घंटे वाले हैं ये दोनों पास हो गए और जो 4 वाले हैं ये दोनों फेल हो गए। अब इसमें जो स्टडी टाइम है ना और स्लीप टाइम है, हम इन दोनों को एक वेटेज असाइन कर देंगे, ठीक है। जो स्टडी टाइम है उसको फॉर एग्जांपल हमने वेटेज असाइन कर दी कि यार स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम 0.5 की वेटेज असाइन कर देते हैं। स्लीप टाइम हमारा इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टडी टाइम से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको 0.3 की वेटेज असाइन कर देते हैं। इस तरह हमें जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ होंगी ना उनको हम एक खास वेटेज असाइन करते जाएंगे और उस वेटेज से फिर हम हर चीज़ को एक प्रायोरिटी दे देंगे कि यानी जब इससे हमारे न्यूरॉन को लर्निंग करने में आसानी होगी कि किस चीज़ को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज़ को उसने कम इंपॉर्टेंस देनी है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आ रही होगी उसको जो हमने प्रोसेस करना है, जो हमने अभी बात की थी, वो प्रोसेस हमने किस तरह करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर तो हमारा, कंप्यूटर में तो हम कंप्यूटेशंस करते हैं और वो किस तरह करनी है वो यहाँ पे अब बताई हुई है। वो इस तरह होगी कि m जो है, m है हमारी टोटल नंबर ऑफ़ आउटपुट्स, यानी वो होता है ना कि 1 2 3 4 और m तक जाती है। आई हमारी 1, यानी 1 से लेकर m तक, यानी 10 इनपुट्स हैं तो 1 से लेकर 10 तक, ये सारी इनपुट्स का सबमिशन। W से मुराद वेट है, जो हमने यहाँ पे वेट असाइन किया हुआ होता है, और x से मुराद जो भी हमारी इनपुट वैल्यू थी, ith x यानी ith वैल्यू पे जो भी x पड़े, यानी 2 पे या 3 पे आइटरेशन के ऊपर। अब हम ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वेट और x की वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कहते हैं अगर हमारी 2 थी, वेट हमारा 0.1 था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 थी, वेट हमारा 0.4 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और इस तरह जितने भी हमारे इनपुट्स होंगे उनको हम सबको इस तरह मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे और ये इस तरह हम अपना समीशन फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक मज़े की चीज़ आती है, वो आती है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है अगली चीज़, एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे तकरीबन जितनी भी पीपीटी रह गई है ना वो कमोबेश इसी चीज़ के ऊपर ही है, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है दो टाइप्स का डाटा होता है, एक तो होता है लीनियर यानी लीनियरली सेपरेबल डाटा, और एक हमारे पास होता है नॉन लीनियर या नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा, ठीक है। लीनियर तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा होता है ना कि ये देखें, मिसाल अगर हमारे पास डाटा है कैट्स और डॉग्स का और हम इस डाटा को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा कह लें कैट्स का डाटा है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा डॉग्स का डाटा है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में वो अलग करना है, तो हम दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों आपस में अलग हो गए। अब नॉन लीनियर में क्या मसला आता है, नॉन लीनियर में डाटा आपस में इतना ज़्यादा डाटा आपस में इतना ज़्यादा मिला हुआ होता है कि उसको इतना इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। फॉर एग्जांपल ये हमारे जो कैट्स एंड डॉग्स का डाटा है वो कुछ इस टाइप का, यानी इस तरह सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है। अब दरमियान में डॉग्स हैं और ऊपर ऊपर कैट्स हैं, अब हम इनको कोई भी लाइन लगा के आपस में सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आ जाता है, वो इस चीज़ को सोल्व करता है। अब इस चीज़ को वो कैसे सोल्व करता है वो हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास बिजली ट्रैवल कर रही है तो हमने बल्ब को ऑन करना है, अगर बिजली ट्रैवल नहीं कर रही तो हमने बल्ब को ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे बिजली ट्रैवल अगर कर रही थी तो हमने बल्ब को ऑन कर दिया, यहाँ पे हमारे पास बिजली ट्रैवल नहीं कर रही थी, हमने बल्ब को ऑफ़ कर दिया। अब आपने देखा ये कितनी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, ये तो बल्ब ऑन है, ये तो ऑफ़ है, ये हमारी काइंड ऑफ लीनियर डाटा आ जाता है एक किस्म का। अब यहाँ पे नॉन लीनियर क्या हो सकता था, नॉन लीनियर ये हो सकता था कि अगर आपको इस तरह के पैरामीटर्स मिल जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आपका बल्ब टेम्परेचर के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करेगा। अगर आपकी बाहर टेम्परेचर है 10 डिग्री है, ठीक है, 10 डिग्रीज़ बाहर आपका टेम्परेचर है, तो आपकी जो ब्राइटनेस होगी ना वो आपकी ब्राइटनेस हो जाएगी 50 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपका बाहर टेम्परेचर है
40 डिग्रीज़, ठीक है, तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो 10 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब देखिए ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, यहाँ पे बल्ब दोनों सूरतों के अंदर ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, और इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है कि अगर हमारा कोई ऐसा ऐसा पॉइंट आता है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री है बस, तो हमें बल्ब का कहा जाता है कि आपने बल्ब की जो ब्राइटनेस है ना वो आपने 2 यूनिट्स के ऊपर ले जानी है, और जब हमारा वो टेम्परेचर 2 डिग्रीज़ पे आ जाता है तो हमें कहा जाता है कि जो बल्ब की ब्राइटनेस है ना वो आपने 4 यूनिट्स पे ले जानी है। अब 2 और 4 यूनिट्स के अंदर इतना खास कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब बल्ब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कर रहा होगा ना कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, वो यूनिट्स बढ़ाता जा रहा है, तो बल्ब ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूज़ ही हो जाए पकड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, ये सारी चीज़ें देख के चलता है, हमारी हर चीज़ की वेटेज जो हमने दी हुई है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से देखता है। और वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो देखेगा, कहेगा यार देखो 1 और 2 में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो जो हमारी उस टाइम जितने भी यूनिट्स चल रहे होंगे ना ब्राइटनेस के, अगर उस टाइम 3 यूनिट्स चल रहे थे ब्राइटनेस के तो वो 3 को ही मेंटेन करेगा। इवन जो टेम्परेचर है 3 या 4 या 5 पे चला जाएगा वो 3 यूनिट्स ही करेगा। जब कोई एक अच्छा चेंज आएगा ना तब वो जाके एक्टिवेशन फंक्शन कहेगा कि ठीक है अब मैं बल्ब की ब्राइटनेस चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे नॉन लीनियर डाटा था, यहाँ पे क्या पता कोई ऐसा डाटा पड़ा हो बल्ब का कि यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो हम इनको एक लाइन लगा के सेपरेट नहीं कर सकते कि 50 डिग्री वाले यहाँ पड़े हैं, 60 डिग्री वाले यहाँ पड़े हुए हैं, बल्कि हम कुछ इस तरह करेंगे। ये हमारा सारा डाटा है, ये सारा डाटा है, ये सारा डाटा है। अब ये वाला जो डाटा है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको हमने सेपरेट करना है क्योंकि ये 50 डिग्री वाले हैं, 50 यूनिट्स वाले हैं। बाकी सारी बाकी सारे जो डाटा पॉइंट्स हैं उनकी ब्राइटनेस कुछ और है। तो हमारा नॉन लीनियर, क्योंकि हम इस वाले मेथड के थ्रू देख रहे हैं, तो हमारी कुछ इस तरह की होगी, हम इस तरह जाएंगे और इस तरह हम इन सारे डाटा को प्लॉट कर लेंगे, कुछ इस तरह होगा, और इस तरह हम अपना डाटा सेपरेट कर लेंगे। अब एक और चीज़ जो होती है, जो ये मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी थी कि जब इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो यहाँ पे बल्ब की लाइफ ज़्यादा रहे, उसको बार बार ऑन ऑफ ना करना पड़े क्योंकि उससे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, हम उसकी ब्राइटनेस कांस्टेंट ही रख रहे थे, उसको चेंज कर ही नहीं रहे थे। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमारा ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है। वो ये चीज़ किस तरह प्रोवाइड करेगा, वो ये चीज़ एक्टिवेशन फंक्शन इस तरह की चीज़ है कि ये आपके समझें इनपुट्स हैं, ठीक है, ये दरमियान में एक आपका गेट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब ये जो गेट है ना ये डिसाइड करेगा कि जो भी इनपुट है, ये जो भी चीज़ है, इनपुट के आगे जो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसने यहाँ से पास आउट होना है या नहीं होना। इसे यानी इसकी टर्म्स में कहें तो एक न्यूरॉन ने एक्टिवेट होना है या नहीं होना, ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी टेम्परेचर की क्योंकि यूनिट्स के अंदर कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं आ रहा। तो जब ऐसे कोई सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ होगा, कोई ना कोई हर सिनेरियो में एक ना एक थ्रेशोल्ड होता है। मिसाल अगर 5 से ऊपर वैल्यू गई तब हमने ये करना है, वरना हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये गेट यहाँ पे इस चीज़ में मदद करेगा। गेट क्या कहेगा कि ये देखो आपका जो चेंज था वो बस 0.1 था, जितना कोई ख़ास चेंज नहीं है, तो यहाँ पे न्यूरॉन को मैं फायर नहीं करूँगा, यानी मैं यहाँ पे न्यूरॉन को एक्टिवेट नहीं करूँगा, और यहाँ पे इस तरह हमारी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमारा तकरीबन इस चीज़ को देख रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, हमारा जो नॉन लीनियर डाटा है उसको लेके चल रहा होता है और इन सब चीज़ों को। अब हमारा यहाँ पे उन्होंने थर्ड स्टेप दिखा रहे हैं कि ये हमारी आउटपुट वैल्यू होती है कि यानी वेट को इस इनपुट से मल्टीप्लाई करके फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डाल के इंपॉर्टेंस वगैरह निकाल के जो भी हमारी आउटपुट वैल्यू, अगर इसने यानी एक्टिवेशन अलाउ कर दी न्यूरॉन की, तो जो आउटपुट वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। एक्टिवेशन फंक्शन अब पहले स्लाइड्स दे दी थी और दिखाया बाद में। अच्छा, यहाँ पे अब एक्टिवेशन फंक्शन की टाइप्स आ गई हैं। एक्टिवेशन फंक्शन की पहली टाइप इन्होंने हमें दी हुई है थ्रेशोल्ड। अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो अगर आपकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दोगे। अगर आपकी वैल्यू 0 से कम है तो आप न्यूरॉन को एक्टिवेट नहीं करोगे। यानी इसका वो येस और नो वाली कंडीशन है कि आपकी मिसाल के तौर पे बिजली आ रही है, आप बल्ब को ऑन कर दो, ठीक है, बिजली चली गई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, आप बल्ब को ऑफ़ कर दो। सही येस और नो वाला है। जैसे देखें आप 0 से नीचे यानी आपकी बिजली नहीं आ रही थी, तो ये वाली पूरा पूरा जो वो है स्लोप हमारी वो फ्लैट है। यहाँ पे आगे 0 के बाद यानी 0 से वैल्यू बढ़ी, बिजली आ गई, तो हमने सीधा 1 कर दिया। यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता सेब का कलर क्या है या नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं, यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि या तो ये सेब है या नहीं है, या बल्ब ऑन है या ऑफ़ है। ये हमारा थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है। इसमें ज़ाहिर सी बात है, अगर ये इतनी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर डाटा आ जाए तो ये उसके आगे फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वर्ड इज़ ग्रे। यहाँ पे उसके बाद हमारा आ जाता है सिग्मॉइड। अब जो हमारे पिछले फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो बस ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रहा था, ग्रे अगर आ जाए तो वो वहाँ पे फ़ेल हो जाता था। यहाँ पे सिग्मॉइड हमारी ये चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कहते कि
आगे अगले घंटे के अंदर स्टॉक्स हाई हो जाएंगे या अगले घंटे के अंदर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, डंप हो जाएगी मार्केट। हम ऐसे नहीं कहते। हम ऐसे कहते हैं कि अगले घंटे के अंदर 80% चांस है कि स्टॉक्स की कीमत हाई हो जाएगी या 70% चांस है कि स्टॉक्स की कीमत गिर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0-1 वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे हम पॉइंट्स के अंदर आ गए, यानी 80%, यहाँ पे 0% और 100% नहीं है, 80% भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक गेट है, आप उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो तो वो गेट ओपन हो जाएगा। ये क्या हुआ? ओपन हो जाएगा। अगर आप बहुत बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई ना करो तो वो गेट आपका क्लोज़ रहेगा। और अगर आप मिडल टाइप यानी ना ज़्यादा ना कम नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करो तो वो गेट हाफ़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाफ़ ओपन। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी अगर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, 1 होगा आउटपुट। और अगर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है और नेगेटिव है, ठीक है, तो आपकी आउटपुट होगी 0। अगर आपकी वैल्यू सॉरी हाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका इनपुट ही ज़ीरो है, यानी आपकी वैल्यू ही ज़ीरो है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो 0.5 होगा, 0.5 होगा। ठीक है, यानी गेट हाफ़ ओपन है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। अब इसका आप वो ग्राफ भी देख लें कि वो तकरीबन एस शेप का है। एस शेप में मिसाल अगर ऐसे था ना कि अगर हमारे पास डाटा कुछ इस शेप के अंदर पड़ा हुआ था, इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर, और ये सारी कैट्स थी, बाकी यहाँ पे सारे डॉग्स पड़े हुए थे, ये इस तरह ये डॉग्स पड़े हुए थे और ये सारी कैट्स थी। तो हमने कैट्स को जब देखना था तो हमने इस तरह लेके चले उन्हें। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवरों के अंदर हम जब चीज़ें देख रहे होते हैं तो ये तो मशीन लर्निंग है ना, अगर हमने उसे आइज़ पे ट्रेन करवाया हुआ तो क्या पता कोई ऐसी बिल्ली आ जाए जिसकी आंखें और एक डॉग की आंखों में थोड़ी सी रिजेंबलेंस हो, तो वहाँ पे तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फेल हो जाएगा ना। तो वहाँ पे आके हमें इस तरह के थोड़े से इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये था। अब इससे आगे हमारे पास आ जाता है रेक्टिफायर। अब अगली जो टाइप हमारे पास आती है एक्टिवेशन फंक्शन की, वो रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर किस तरह काम करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर हमारी जो भी इनपुट वैल्यू होती है उसको ज़ीरो के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो एक्स ले रहा होता है, यानी जो हमारे न्यूरॉन को इनपुट मिल रहा है तो वही हमारे एक्टिवेशन फंक्शन को इनपुट मिलेगा। और यहाँ पे जो भी हमारा एक्स होगा उसको ज़ीरो के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर तो हमारा एक्स ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो हमारा जो आउटकम होगा वो एक्स ही होगा, यानी जो एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स होगी। अगर हमारा जो एक्स है वो ज़ीरो से छोटा हो जाता है तो जो हमारी वैल्यू होगी, आउटपुट होगा, वो ज़ीरो आएगा, जिस तरह यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट हो रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक गेट है आपके पास, ठीक है, और ये क्लोज्ड है। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम पॉजिटिव थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएं तो ये गेट खुल जाएगा। अगर हम इसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगाएं तो जाहिर सी बात है गेट रिमेंस क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी ज़ीरो से ज़्यादा यानी थोड़ी सी भी एनर्जी थी तो हमारा एक्स आ गया था, यानी जितनी हमारी एनर्जी थी उतना गेट खुला। अगर हमारी कोई एनर्जी नहीं थी या हमारी नेगेटिव एनर्जी थी तो गेट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो गेट क्लोज ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ होती है। और इसका ग्राफ भी आप देख लें, थोड़ा सा टिल्टेड इसीलिए क्योंकि ये एक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी आप जितनी फोर्स लगाओगे गेट उतना ओपन होगा। यहाँ पे अगर इतनी फोर्स लगी थी तो गेट इतना ही ओपन हुआ, इतनी फोर्स लगी थी तो इतना ही। ये रेक्टिफायर में बस ये चीज़ आती है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में अनलाइक सिग्मॉइड ये 0 से 1 तक वैल्यूज़ नहीं लेके जाता, ये हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो रखता है -1 से +1 तक, -1 टू +1 तक, या इनके दरमियान हमारे इनपुट्स को वो क्या उसे कहते हैं, मैनेज करते हैं, जो भी करता है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके फार्मूला के अंदर जो ई है ये हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट है और एक्स जो है वो हमारा इनपुट है जो भी था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यानी हमें -1 तक क्यों जाना पड़ा, 0 तक हम क्यों ना रहे जिस तरह हम सिग्मॉइड में रह रहे थे। उसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक थर्मोस्टेट है। ठीक है, आपके पास एक थर्मोस्टेट है और इसके अंदर चाय है। आपके पास एक थर्मोस्टेट है और इसके अंदर चाय है। अब चाय का टेम्परेचर, तीन सूरतें हो सकती हैं चाय के टेम्परेचर की। ठीक है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है, ठीक है, या तो बिल्कुल कोल्ड हो सकता है, या तो उसका टेम्परेचर ह्यूमिड हो सकता है, यानी या ज़्यादा ना कोल्ड होगा ना ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा हॉट है तो इसको हम दे देंगे कि जी ये नंबर 1 पे है। अगर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो हम कहेंगे ये -1 पे है। अगर ये ह्यूमिड है तो ये मतलब 0 पे, यानी दरमियान में है। अब यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं -1, यानी यहाँ पे हमारी चाय बिल्कुल ठंडी थी,
ज़ीरो ये हमारा पॉइंट दरमियान में आ गया, सेंटर में आ गया, यानी यहाँ ज़्यादा ना गर्म है चाय, ना ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पे अगर ऊपर देख लें तो ये यहाँ पे आपकी चाय बिल्कुल गर्म है। अब यहाँ पे आके ये लाइन इस तरह हो गई, क्यों? क्योंकि वन से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत गर्म से मुराद आप जितनी मर्ज़ी गर्म करते जाओ, लेकिन एक जब पॉइंट एक थ्रेशोल्ड हिट हुआ कि जब यहाँ पे आके हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे चाय बहुत गर्म होती है, तो वहाँ पे चाय बहुत गर्म है। अब उससे मज़ीद ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सर ने दी हुई है कि ये आप चीज़ें पढ़ें, लेकिन जो आर्टिकल का लिंक है ये आर्टिकल ओपन ही नहीं हो रहा, वो 404 एरर आ रहा है। लेकिन ये आगे चीज़ें, ये जो हिडन लेयर वगैरह वाली चीज़ें, ये अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है कि एज्यूमिंग द डी होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे उसने या तो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन लगाया या सिग्मॉइड और इस तरह। ठीक है, आउटपुट वैल्यू निकालने के लिए। ये जो दरमियान में हिडन लेयर, इनपुट लेयर, ये वाली चीज़ है ना, ये इन्होंने वक्त से पहले ये वाली स्लाइड डाली हुई है। ये बहुत कंफ्यूज करती हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने आगे जो हमारा जितना भी पढ़ाएंगे वो इस घर की एग्जांपल से पढ़ाएंगे हमें आगे। अब यहाँ पे वो आ जाते हैं हमारे पास जो इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर के अंदर हमें घर की मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं, पैरामीटर्स के, उसका एरिया कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, डिस्टेंस कितना है, एज कितनी है घर की, यानी घर कितना पुराना है, सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये सारी जितने भी पैरामीटर्स थे ये डायरेक्टली हमारे आउटपुट से कनेक्टेड थे। ये एक सिंपल जो, जब हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं करते तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी वेटेजेस थी वो और हमारा जो इनपुट वैल्यू थी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इनका समेशन ले लेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी और वो हमारा आउटपुट होगी। ये नॉर्मल केस में, ये ब्लैक एंड वाइट केस में, ये लीनियर डाटा जब हमारे पास होता है तब हम ये इस तरह का कुछ कर सकते हैं। ये जब हमारे पास नॉन लीनियर होता है तो तब हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तब हमें जो भी हमने एक्टिवेशन फंक्शन सीखा तब हमें वो यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो हम आगे आ जाते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह यूज़ होता है? एक्टिवेशन फंक्शन के लिए ना आपके दरमियान में जो सबसे पहले इनपुट लेयर होती है, उसके बाद आपकी एक हिडन लेयर आ जाती है। सही है, उसके बाद आपकी एक आउटपुट लेयर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, यानी इस चीज़ को मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पे आपके पास आपके पास वही जो हम हमेशा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैट्स और डॉग्स की, ये बहुत इजी एग्जांपल होती है। आपके पास कैट्स और डॉग्स का डाटा है। ठीक है, या सिर्फ आपके पास कैट्स का डाटा है, सिर्फ और सिर्फ कैट्स का डाटा है, आपके पास डाटा है कैट्स का। अब कैट्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप बहुत सी चीज़ों के थ्रू कर सकते हो। अगर आप आँखों के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, आइज़ के थ्रू कर सकते हो। आप इसके अलावा उसके बालों के थ्रू कर सकते हो, उसके कैट के बाल किस तरह होते हैं, उसका हेयर का पैटर्न। ठीक है, हेयर के थ्रू कर सकते हो। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं उसके कैट वॉक के ज़रिए, वॉकिंग स्टाइल के ज़रिए। ये तीन चीज़ें आप कर लेते हो, ये तीन पैरामीटर्स हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो चीज़ है कि आप एक ही मॉडल बनाओ, एक ही न्यूरॉन हो आपका, वही आपकी आँखों की लर्निंग करे, वही आपके बालों की लर्निंग करे, वही आपके उसके वर्किंग स्टाइल की लर्निंग करे। ठीक है, एक ही न्यूरॉन। लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा एफिशिएंट कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम एक टीम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। वो टीम क्या करेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ना आइज़ के ऊपर ट्रेन होगी। और वो जब और क्या कहते हैं, वो सिर्फ आइज़ के ऊपर ट्रेन होगी, और जब हम उसे एक डाटा देंगे ना तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आइज़ को आइडेंटिफाई करेगी कि ये आइज़ कैट की हैं या नहीं है। ठीक है, अब एक और टीम बनाते हैं, वो टीम सिर्फ और सिर्फ बालों के ऊपर तवज्जो देगी। जो भी हम उससे तस्वीर देंगे उसके सिर्फ वो बाल देखा करेगी कि ये कैट के बाल हैं या नहीं है। जो हमारी तीसरी टीम है, तीसरी टीम सिर्फ और सिर्फ वॉक को देखा करेगी। ठीक है, फिर ये जो अब सारी टीमें हैं ना, ये सारी टीमें मिलके एक यहाँ पे बंदा बैठा हुआ होगा, उसको अपने सारे रिज़ल्ट्स दे देंगे। मिसाल, इसका रिज़ल्ट था कि हाँ ये बिल्ली की आंखें थीं, इसका हेयर वाले का रिज़ल्ट था हाँ ये बाल उसी के थे, कैट वाले का था हाँ ये कैट वॉक उसी की थी। ठीक है, अब यहाँ वाला जो बंदा होगा, यहाँ वाला बंदा फिर इन सब चीज़ों को मिला के एक प्रिडिक्शन कर लेगा। वो कहेगा ठीक है यार, इन सब ने मुझे ये बातें बताई हैं, तो ये तो सारी कैट के हक़ में जा रही हैं, तो मतलब जो तस्वीर आई थी वो कैट की थी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब ये वाला जो आउटपुट होगा ना, ये वाला आउटपुट जाएगा एक सुपरवाइज़र के पास। अब जो सुपरवाइज़र था ना, इसको मैं लिख भी देता हूँ, सुपरवाइज़र, ये इन सब का सुपरवाइज़र है। जो सुपरवाइज़र था ना, सुपरवाइज़र ने देखी हुई है कैट। सुपरवाइज़र एक इंसान है। सुपरवाइज़र कहता है कि यार तुम पागल हो, ये तो कैट ही नहीं है। ये सुपरवाइज़र अप्रूव कर देता है, ठीक है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये कैट ही है। अब ये वाली जो सारी अप्रोच थी ना, कि ये सारी टीमों ने इसको दिया, इन्होंने फिर ट्रेन हुए, ये फिर इन्होंने अपने से ऊपर एक बंदे को दिया, उन्होंने फिर उसने एक रिज़ल्ट निकाला, फिर वो जो रिज़ल्ट था वो एक सुपरवाइज़र जिसको पता था कि वो कैट है या नहीं है उसके पास गया और उसने बताया कि तुम ठीक हो या गलत हो। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड अप्रोच। ये थी हमारी फॉरवर्ड अप्रोच। ये आगे की चीज़ें समझने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि ये मैं टाइमली दे दूँ, वरना आगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा एक बैकवर्ड अप्रोच होती है, वो इस पीपीटी के सबसे एंड पे इंशाल्लाह आएगी। यहाँ पे अभी हमें ये हो गया, ये हिडन लेयर, यहाँ पे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस बैठे हुए होते हैं और वो पैरामीटर्स को लेते हैं और फिर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फिर आगे आउटपुट को देते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको ऊपर बताया।
अब यहाँ पे जो पहला है ना, अब हमें कैसे पता कि इस वाली जो हिडन लेयर है, यानी ये वाला जो नोड है, इस नोड ने कौन कौन से पैरामीटर लेने हैं, यानी ये कौन सा फंक्शन, ये आँखों वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, अगर ये आँखों वाला है तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे पीपीटी के अंदर वो घर वाली एग्जांपल चल रही है, तो ये वाला जो नोड है ना, इसको हमने जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने जो प्राइस की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है ना कि उसकी प्राइस क्या होगी, तो आप जो सिर्फ एरिया वाले पैरामीटर्स हैं ना, आप सिर्फ उनको देखोगे, एरिया की बेस पे इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब एरिया की बेस पे बेडरूम्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता, एज कितनी है ये मैटर नहीं करता, एरिया के बेस पे कि उस घर का एरिया कितना है और वो सिटी से कितने डिस्टेंस पे है, ये सिर्फ ये दो चीज़ें हमें मैटर करती हैं और कुछ भी मैटर नहीं करता। तो हम बाकी चीज़ें रिमूव कर देंगे, जैसे ये डॉटेड लाइंस में कन्वर्ट होगी और ये दो चीज़ें हम रख लेंगे। ठीक है, अब पहले वाले जो नोट थे उसको सिर्फ ये दोनों चीज़ें चाहिए थी। आगे चलते हैं। आगे अब ये वाला नोट था, इसकी अपनी कोई ज़िम्मेदारी थी, उसको उसकी जो ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको ये तीन पैरामीटर चाहिए थे, एरिया, बेडरूम और एज। यानी इसका होगा कि घर कितना बड़ा है, घर बजाते खुद उसके अंदर क्या है, ये जो भी चीज़ें। ठीक है, अब हर नोट की जो जो ज़िम्मेदारी थी उसके हिसाब से हम वो उससे पैरामीटर्स देते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारा वो क्या कहते हैं अपने कनेक्शन बना लिए इनपुट और हिडन लेयर के साथ। हिडन लेयर के अंदर सारे एक्टिवेशन फंक्शंस है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। अब वो जो सारी हिडन लेयर है, वो जो जितनी भी उनके आउटपुट्स होंगे वो हमारे ये वाला जो है ये वाई इसको दे देगी, और फिर ये जो वाई है वो प्राइस प्रिडिक्ट कर लेगा, जो भी मैंने ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये होगी। और वही चीज़ है, हिडन लेयर के अंदर ये कुछ हो रहा होता है, ये वाला जो फार्मूला है ना ये कुछ हो रहा होता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन बैठा होता है यहाँ पे, सिग्मॉइड हो सकता है, ये रेक्टिफायर हो सकता है, ये थ्रेशोल्ड हो सकता है, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। क्या इंट्रोड्यूस करवाई, एक तो जो आपकी आउटपुट वैल्यू होती है और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। याद है सुपरवाइज़र को एक्चुअल वैल्यू पता होती थी, जो हमारे सारे आउटपुट निकलता था एक प्रोबेबिलिटी निकलती थी, एक वो चीज़ होती थी और एक हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाई के ऊपर जो बार है ये आउटपुट वैल्यू है और जो सिंपल वाई है ये एक्चुअल वैल्यू है हमारी। कि घर की प्राइस हमने प्रिडिक्ट की थी $1,00,000 और घर की एक्चुअल प्राइस थी $1 मिलियन, तो आउटपुट वैल्यू $1,00,000, एक्चुअल वैल्यू $1 मिलियन। यहाँ पे हमारे पास एक ये चीज़ आ जाती है, यहाँ पे अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, सिंपली आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके दरमियान जितना भी डिफरेंस है ना वो आपका कॉस्ट फंक्शन है। ये यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्लॉट हुई हुई है, ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी, तो इसके दरमियान का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा। जैसे आगे जाके ग्राफ में ये प्लॉट हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट फंक्शन को ना हमने हमेशा कोशिश करनी होती है कि ये कम से कम रहे। अब इसको कम से कम करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमारी जो वेटेजेस असाइन की होती है ना हमने उनको छेड़ना होता है हमेशा, क्योंकि जब भी हमारा कोई पैरामीटर मॉडल एक पैरामीटर ले रहा होता है ना वो उसकी वेटेज की वजह से ले रहा होता है। अब वो जो पैरामीटर हम ले रहे हैं क्या वो वाकई ज़रूरी है या नहीं है, क्या पता अगर हम वो पैरामीटर ना लेते तो जो हमारी वैल्यू थी, आउटपुट वैल्यू और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में करीब होते हैं। तो ये जो जितनी भी वेटेजेस होती है ना इनको हम एक दफ़ा दोबारा रिकन्सिडर करते हैं। जैसे क्या पता स्लीप टाइम हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो स्टडी टाइम की बनस्बत, हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए हम वेटेजेस को ऊपर नीचे करते जाएंगे और फिर जो भी हमारा एक ऑप्टिमल सी चीज़ होगी उसको हम आउटपुट वैल्यू को लेके चलेंगे, जो हमारी ऑप्टिमल सी वेटेजेस होंगी उनको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम तब तक वेटेजेस चेंज करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखें कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे कम है और फिर हमने वेटेजेस को छेड़ा, कॉस्ट फंक्शन और कम हो गया, ये दोनों काफ़ी हद तक बराबर हुए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कीप ऑन एडजस्टिंग द वेट्स टिल द कॉस्ट वैल्यू क्लोज टू द ज़ीरो, यानी कॉस्ट वैल्यू जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उनका डिफरेंस हमने वेटेजेस को छेड़ते रहना है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है आगे। यहाँ पे अब वो पहले कितने वेरिएबल्स थे हमारे, पहले कम न्यूरॉन्स थे, अब यहाँ पे वो ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ हम एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे फिर एक है, इसकी भी मुझे नहीं मिली थी, यानी ये वाला भी मेरा लिंक काम नहीं किया, पता नहीं क्या मेरा मसला है कुछ और है, लेकिन ये हमारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ देखी थी कॉस्ट फंक्शन या उससे लॉस फंक्शन भी कहें कि विच वाज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड योर एक्चुअल वैल्यू। तो उसको हमें जब तक हम उसको मुकम्मल तौर पे मिनिमाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं, जो हमारे आंसर्स हैं वो एक अच्छे नहीं होंगे, ऑप्टिमाइज़ नहीं होंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जिसको उसको जो कॉस्ट फंक्शन है, जो लॉस फंक्शन है, उसको हम एक मिनिमम लेवल पे लेके आ सकें। तो उसको जो मिनिमम लेवल पे लेके आना है उसमें हमारा ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है, यानी हेल्प करता है। वो किस तरह करता है हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कॉस्ट फंक्शन को अपने, ये ग्राफ के अंदर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा कॉस्ट फंक्शन सबसे ज़्यादा मिनिमम है, यानी हमने अपने कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे किसी तरह लेके आना है, अपने जो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है उसके ऊपर लेके आना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम किस तरह लेके आ सकते हैं उसको वो देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, हम डाटा पॉइंट को पूरे यहाँ पे, बल्कि मैं आपको ना एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट देता हूँ इस चीज़ का। इमेजिन करें आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने उस पहाड़ से नीचे उतरना है।
तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखेंगे, आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आप पूरे पहाड़ को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है, कौन सा रास्ता नीचे जा रहा है। फिर जो रास्ता नीचे जा रहा होगा आप उस रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे। फिर एक मकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप दोबारा एनालाइज करेंगे, आप नीचे जाते जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पे आके सबसे मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, यानी सबसे नीचे बेस पे, बिल्कुल सबसे स्टार्ट पे पहाड़ के पहुंचेंगे। यही चीज़ हमने ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर करनी होती है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। चीज़ तो हमने यही करनी होती है कि हमने मिनिमम वैल्यू पे पहुंचना होता है कॉस्ट फंक्शन के, लेकिन इसके भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक होता है हमारा ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स से क्या मतलब होता है कि यार हम इस डाटा पॉइंट पे है ना, हम फिर इस डाटा पॉइंट के ऊपर जाएं, इस डाटा पॉइंट के ऊपर जाएं, इसके ऊपर, और फिर इस तरह हम मिनिमम वैल्यू के ऊपर पहुँचें। लेकिन इसके अंदर आप नोट करें कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है। अगर हमारे पास मिलियंस के अंदर डाटा पॉइंट्स हों तो हम तो पता नहीं हमें कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स और कितने ज़्यादा जीपीयूज़ चाहिए होंगे सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचने के लिए, और ये बिल्कुल भी एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, बहुत ही ख़राब सोल्यूशन है ये। तो इसके लिए अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। यार कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्या चीज़ होती है? ये होती है कि ये देखें, अब ये जो बीच में हिडन लेयर्स हैं और ये पैरामीटर्स हैं, अब आप देखेंगे हर जो नोड है उसने तकरीबन सारे पैरामीटर्स को लिया हुआ है अपने पास। तो इतने ज़्यादा पैरामीटर्स लेने का क्या मतलब है? उतनी ज़्यादा वेटेजेस। जब उतनी ज़्यादा वेटे यानी ये देखिए ना, आप यहाँ पे 25 वेट्स हैं। 25 वेट्स का है कि मतलब आपको कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर करनी पड़ेगी एक प्रिडिक्शन निकालने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे जिस तरह डेटा बढ़ता जा रहा है, आपके वेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे इससे वो भी इशू आ जाता है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग वगैरह का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स आ जाते हैं। इसके अंदर 1 मिनट देते हैं बस। हाँ, अब हमने अपने पॉइंट को मिनिमम लेवल पे कॉस्ट फंक्शन को लेके आने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। इसका एक फार्मूला भी है, वो है एक्स माइनस एल आर, और मल्टीप्लाई होता था डी वाई ओवर डी एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इससे हमें एक नई वैल्यू मिल जाती है और उससे हम मूव करते हैं। यानी अगर ये हमारा पॉइंट है तो स्लोप की तरफ हम लोग कह लें आप थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। हम अपना जो स्टेप है ना, हम वो यहाँ पे मूव करवाते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे मूव करवाते हैं, फिर यहाँ पे मूव करवाते हैं। मिनिमम पॉइंट ये है, यहाँ पे मूव करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट चल रहे थे तो ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव पॉजिटिव होता जा रहा है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सीधा जंप, जब अगला स्टेप आएगा तो वो यहाँ आएगा। अब जो अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करें तो क्या पता कि यहाँ पे आ जाता। अब यहाँ से फिर हमने वापस आना है और इस मिनिमम वैल्यू पे ले आना है। इस तरह हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था वो अपनी सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू के ऊपर पहुँच पाएगा। जैसे देखिए, ये आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे था, इसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, सीधा यहाँ पे आ गया, सीधा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने एक स्टेप उठाया, ये यहाँ पे आया, उससे पिछले स्टेप से थोड़ा छोटा स्टेप था इस दफ़ा। उसके बाद ये दरमियान में आया। अब इसने प्लॉट किया कि पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये वही चीज़ इसको दूसरी डायमेंशन के अंदर समझा रहा है कि हम किस तरह हम ये दरमियान में मिनिमम लेवल के ऊपर लेके आए अपनी चीज़ को। या फिर दूसरी डायमेंशंस की डायग्राम्स हैं। पहले अगर हमारी 2D में थी तो ये हमारी 3D के अंदर डायग्राम्स हैं, चीज़ वही है। अब उसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट की एक और की एक टाइप आ जाती है, स्टोकेस्टिक। पता नहीं मेरी सही प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है, लेकिन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आ जाती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका थोड़ा सा पिछली से डिफरेंट है। अ, पिछले जो था सिंपल जो ग्रेडियंट डिसेंट था, उसके अंदर आप क्या करते थे, उसके अंदर आप सबसे पहले सारे डाटा को एनालाइज करते थे और उसके बाद आप देखते थे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठा के उस मिनिमम वैल्यू तक पहुँच जाते थे। लेकिन इसके अंदर आप देखें कंप्यूटेशनल पावर कितनी ज़्यादा चाहिए आपको। पहले आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग मूव करेंगे और फिर आप एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। आप यानी अगर आपने एक फीट का स्टेप उठाया था तो अगला स्टेप भी आपका 1 फीट का ही होगा। लेकिन जो स्टोकेस्टिक होता है ये यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करता है। स्टोकेस्टिक क्या करता है? स्टोकेस्टिक करता है, स्टोकेस्टिक आपको आपकी इस चीज़ को ख़त्म करता है। स्टोकेस्टिक आपका ना कैलकुलेटेड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेता, वो आपका कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता है। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से मूव करना शुरू होता है। सबसे पहले रैंडमली एक दोबारा बड़ा स्टेप उठा लेता है, फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे इस टाइम हमारा कॉस्ट फंक्शन कितना है, हम मिनिमम की तरफ कितना मूव हुए। फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर अपनी डायरेक्शन चूज़ करता है और ये चूज़ करता है कि उसका स्टेप कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है कि ठीक है, यानी पिछले में तो आपके कौन सा स्टेप्स है ना, अगर एक साइज़ को उठा रहे हो उसी साइज़ को उठा रहे हो। यहाँ पे ये है कि आप जिस तरह पॉइंट के करीब पहुँचते जाओगे, शुरू में आपने बड़े स्टेप्स उठा लिए, एंड पे आपने एंड स्टेप उठा लिए, छोटे स्टेप्स उठा लिए, मतलब ये उस चीज़ को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है,
इसकी मिसाल ऐसे है कि जो सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट था ना, उसके अंदर अगर आपने एक नेबरहुड के अंदर जाना है, हेलोइन है, और आपने सबसे कैंडीज़ लेनी है, ठीक है। आप सबसे पहले देखोगे यार ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, या इस वाले एरिया के अंदर मुझे ज़्यादा मिलेंगे। आप पूरा प्लान कर रहे हो। लेकिन स्टोकेस्टिक में क्या कर रहे हो, आप रैंडमली एक हाउस चूज़ कर रहे हो। रैंडमली हाउस चूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप अनप्रेडिक्टेबल है आपको कितनी कैंडीज़ मिलती हैं। फिर उस हाउस की बेस के ऊपर आप अगली जगह पे जाओगे, ठीक है, क्या पता अगली जगह पे आपको बहुत ज़्यादा कैंडीज़ मिल जाएं। फिर उस हाउस की बेस पे आप तीसरी जगह पे जाओगे, तो आप देख रहे हो कि बीच में ऐसी होगी कि जाहिर सी बात है कुछ घरों में आपको कम कैंडीज़ मिलेंगी, कुछ ज़्यादा होंगी, लेकिन ओवर टाइम आप इतनी इंटेलिजेंट हो जाओगे कि आपको समझ लग जाएगी यार इसने ये वाला नेबरहुड, ये वाला ज़रा अमीर नेबरहुड है, ये वाला ज़रा गरीब नेबरहुड है, यहाँ पे मुझे कम कैंडीज़ मिलेंगी। तो आपका एंड पे एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सा रूट बन नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। अब ये इसको इन्होंने डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, तो ये चीज़ आ गई। वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं सब कुछ। अच्छा, बैक प्रोपेगेशन है। याद है मैंने आपको शुरू में एक वो कॉन्सेप्ट दिया था हिडन लेयर्स वाला, और मैंने आपको फॉरवर्ड प्रोपेगेशन बताई थी। अब जब वो होता है ना, यहाँ पे मैं आपको वो बात अपनी कंप्लीट करता हूँ। अब बात ऐसे है कि हमारे पास पहला इनपुट था, सॉरी, हमारे पास पहला इनपुट था, दूसरा इनपुट था, तीसरा इनपुट था, चौथी नोड थी, ठीक है। और ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स थे, ठीक है। अब ये वाला हमारा मेरे ख्याल में आइज़ को कर रहा था, यानी आइज़ को आइडेंटिफाई कर रहा था, ये वाला हमारा कर रहा था, इसको मैं ई लिख देता हूँ। ये वाला हमारा वॉक को आइडेंटिफाई कर रहा था, और ये वाला हमारा हेयर्स को आइडेंटिफाई कर रहा था, ये नहीं था, ठीक है। और उसके बाद ये सारे हमारे एक आउटपुट बना रहे थे। ये सारे कह रहे, ये कह रहा था कि ठीक है यार ये कैट की आंखें, ये कह रहे थे ये कैट वॉक ही है, ये कह रहे थे कि कैट की हेयर्स हैं। फिर ये उसके बाद इन सब की बेस के ऊपर अपनी प्रिडिक्शन कर रहे थे, तो कह रहे थे यार सारे जब कह रहे हैं एक ही बात, तो यकीनन ये कैट ही होगी। इसने कैट की प्रिडिक्शन कर ली, ये अपनी प्रिडिक्शन करके एक और बंदे के पास गया जो इन सब का सुपरवाइज़र था। सुपरवाइज़र ने फिर सुपरवाइज़र को पता था ये कैट है या नहीं है। सुपरवाइज़र ने कहा यार देखो, ये तो तुम सब ने गलत कहा, ये तो कैट है ही नहीं। तो सुपरवाइज़र जाएगा इस वाले बंदे के पास, इस वाले बंदे को कहेगा कि देखो तुमने गलत रिज़ल्ट दिया, ये रिज़ल्ट सही नहीं है। अब ये वाला क्या करेगा, ये अपने पिछली लेयर्स के पास चला जाएगा, वो कहेगा तुमने भी, आंखों वाले के पास जाएगा तुमने भी गलत बताया, वोक वाले के पास जाएगा तुमने भी गलत बताया, और इसके हेयर वाले के पास जाएगा तुमने भी गलत बताया। फिर ये जो हिडन लेयर्स होंगी ये सारी फिर मज़ीद पीछे चली जाएंगी, वो कहेंगी यार तुम जो पैरामीटर थे, तुम्हारी वेटेज ही ख़राब थी, तुम्हारी वेटेज ख़राब थी, वो वेटेजेस रीडिफाइन करेंगी। तो ये बैक प्रोपेगेशन है, यानी पहले हम फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, उसके बाद जब अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज़ गलत हुई तो हमने दोबारा बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। ये हमारी बैक प्रोपेगेशन है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड आ गई, यहाँ पे हमारी पीपीटी ख़त्म होती है। और लास्ट बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये पीपीटी इसके अंदर तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो पहले सिंपल वाले के अंदर तो हम क्या करते थे, हमारी जो एक्स की वैल्यू होती थी, हमारी जो एक्स की वैल्यू होती थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे वेट से, और इस तरह उनका हम सम निकाल लेते थे, सबका समीशन लेते थे, और जो भी हमारी वैल्यू होती थी वो हमारा वेटेड सम होता था, ठीक है। लेकिन जब हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, बायस। बायस हमारी एक वैल्यू होती है जो हमारी प्रिडिक्शन को ठीक करने के अंदर हमारी हेल्प करती है। वो किस तरह करती है, वो ऐसे है कि ये देखें, जब अगर हम बायस के बगैर, एक्टिवेशन के बगैर जब हम कर रहे होते थे, और हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बास्केट बॉल डाल रहे होते थे बास्केट के अंदर, तो हमेशा हम सेम बास्केट बॉल की डायरेक्शन के अंदर बॉल फेंकते होते थे, ठीक है। इसके अंदर बास्केट के अंदर हम बॉल फेंकते थे सेम डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे मुख्तलिफ और पैरामीटर्स भी यहाँ पे इफेक्ट करने लग जाएं, जैसे विंड है, या हवा का रुख है, या इस तरह की बारिश है, कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है, तो हमारे ये फार्मूला उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो बायस है ना, वो इस चीज़ को कर लेगी। मिसाल बायस क्या कहेगी कि अगर आप इस तरह डाल रहे थे ना, तो आप इसको स्लाइटली डिफरेंट कर लो, आपने एम यहाँ का करना है, तो विंड उसे उड़ा के यहाँ पे ले जाएगी, बॉल कर वो बास्केट के अंदर चली जाएगी। तो ये बायस हमारा यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। अब बायस हमारी हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं होती, वो हम ओवर टाइम जब हमारा एल्गोरिदम चल रहा होता है, हमारा न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, बायस हमारी चेंज होती रहती है, और एक टाइम आता है हमारी बायस बिल्कुल ठीक हो जाती है, और हमारे सारे प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के करीब आने लग जाती हैं। तो ये बायस भी हम यूज़ करते हैं जब हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे हमारी हिडन लेयर्स भी होंगी। तो बस एक ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और अगर इस वीडियो में से कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, तो यकीनन मैं सही तरह समझा नहीं पाया हूँगा, तो उसके लिए आप लोग फ्री टू रीच आउट, और आप लोग पूछ सकते हैं। जहाँ तक कोशिश हुई इंशाल्लाह मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।